सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जो हम चीजें अब आगे पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के अंदर, तो इसके अंदर और डीपली चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पार्ट को भी मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है और डीपली तरीके से उसको प्रैक्टिस भी करते चलना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने कंटिन्यू रखनी है बच्चों। सो यहाँ पर दूसरी अगर हम देखें मछली से रिलेटेड, मछली का जो हृदय होता है केवल बेटा 2 कोष्ठ ही होते हैं उसमें, और 2 कोष्ठ के हिसाब से अभी देखेंगे मछली का। पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं बेटा। डायग्राम क्या बता रहा है 5.11, जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण भी यहाँ पर दिखाया गया है। सो फुसफुस कोशिकाएं, ये देखिए, ये है हमारी फुसफुस कोशिकाएं जिनको पढ़ रहे हैं हम अच्छे से। अब ये है शिरा, ठीक है, किनारा मीन्स फुसफुस का फुसफुसीय शिरा, और ये आपकी फुसफुसीय धमनी, जो बीच का पार्ट ये ब्लू दिखाई दे रहा है बेटा, ब्लू कलर में, ये यहाँ पर क्या है, धमनी। और इधर जो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है ये है शिरा। और यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर, ये जो रेड कलर में पूरा प्रवाहित हो रहा है ये है शरीर को महाधमनी, और ये है शरीर की महाशिरा। ओके, तो ये क्या हुआ, फुसफुस के अलावा शरीर के अंगों में ये कोशिकाएं हैं। फुसफुस के अलावा ये हमारी क्या कहलाएंगी, कोशिकाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हृदय किस तरह से यहाँ पर जा रहा है, ये अलग कोशिकाओं को दे रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजनित कौन सा है, फुसफुस कोशिकाएं कहाँ तक पहुंचा रही हैं, ये सब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का संचालन चलता ही रहता है। सो मछली की हम बात कर रहे थे बेटा, जो मछली है वो रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, मीन्स वहां पर मछली के द्वारा जो खून है, जो ब्लड है, जो रुधिर है, वो किस में भेजा जाता है, क्लोम में भेजा जाता है, जहां ये ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट वो शरीर में फैल जाता है। और इस तरह मछली जो होती है वो अपने शरीर के एक चक्र में केवल एक बार में ही रुधिर हृदय में जाता है। ठीक है, एक ही बार जाएगा और ब्लड फैल जाएगा, तो उससे उसको एनर्जी मिलती रहती है, उससे उसको ताकत मिलती रहती है, और प्रॉपर तरीके से अगर फंक्शनिंग करेगा तो वो परेशान भी नहीं होती। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अन्य जो कैशुरों और प्रत्येक चक्र का ये 2 बार हृदय में जाता है, जबकि मछली का सिर्फ एक ही बार जाता है। जो 2 बार जाने का प्रक्रम है बेटा हृदय में जाने का, तो इसको क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही रुधिर हृदय, ठीक है, एक ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य जो कशेरुकी प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है, तो उसको दोहरा परिसंचरण बोला जाता है। रक्त दाब क्या होता है बेटा, रक्त दाब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। मीन्स क्या समझे बेटा इसको, कि जो हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं तो उनके अंदर है ना पतली झिल्ली टाइप में भित्ति बनी होती है, और उसके अगेंस्ट में एक अलग से दाब बनता है, उसके विरुद्ध में दाब बनता है, उसी को ही रक्त दाब कहते हैं। और ये जो शिराएं हैं उनकी अपेक्षा जो हमारी धमनियां होती हैं वो बहुत ज्यादा अधिक होती हैं, मीन्स उनकी अपेक्षा ज्यादा होती हैं शिराएं, और इनका दाब ज्यादा मात्रा में होता है। धमनी के जो अंदर धमनियां बनी होती है बेटा हमारे शरीर में, तो ब्लड में भी और हृदय में भी, तो धमनी जो बनी होती हैं उनके अंदर जो रुधिर का दाब हमेशा कैसा बना रहता है बेटा, संकुचन। जब संकुचन होता है, ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है, परकुचन दाब बन जाता है, जो कैसा कहलाता है, शिथिलन जिसको बोलते हैं, अनुशिथिलन बोलते हैं। तो इस दाब से अनुशीतलन दाब को ही कैटेगराइज करते हैं। मैं सिंपल भाषा में अगर बताई जाए तो धमनी के अंदर जो रुधिर फैला होता है उसमें जब दाब आता है, संकुचन होता है, तो उस दौरान धमनी का जो दाब कहलाता है उसको बोलते हैं अनुशीतलता दाब। और परकुचन दाब जो क्या कहलाता है बेटा, 120 mm पारा, तथा अनुशीतल दाब लगभग कितना होता है, 80 mm पारा, ये कहलाता है। यहां पर देखेंगे बेटा डायग्राम के थ्रू जानेंगे कि ये क्या दिखा रखा है। ठीक है, आप यहां पर देख भी पा रहे होगे, ऑब्जर्वेशन हो पा रही होगी कि ये रक्त दाब को दिखा रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है बेटा, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है ये सब क्या है, ये रक्त दाब है। ठीक है, जिसको आप नॉर्मली भाषा में सुनेंगे तो ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ब्लड का प्रेशर कितना है, ब्लड क्या सही सर्कुलेट कर रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है या कम सर्कुलेट कर रहा है, मतलब ब्लड का प्रेशर कैसा है पीछे से।
ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर भी ठीक नहीं होता, लो प्रेशर भी ठीक नहीं होता। ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, लो प्रेशर है, नो, नॉट राइट। और हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी नहीं अच्छा होता। तो शरीर में नॉर्मल ब्लड सर्कुलेट करता रहना चाहिए, नॉर्मल दाब के साथ सर्कुलेट करना चाहिए, धमनी में आराम से वो सर्कुलेट करेगा, उतना अच्छा क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कहलाएगा। ओके, तो यहां पर हमारा जो रक्त दाब की बात की जाए वो कितना होना चाहिए, रक्त दाब 120 परकुचन और 80 अनुशिथिल मापा जाता है। याद रखेंगे कि कितना ब्लड प्रेशर हाई और लो, सीधी बात है बेटा, हाई और लो ब्लड प्रेशर के हिसाब से मापा जाता है। और इसको कैसे मापा जा रहा है बेटा, रबर कफ का यूज किया जा रहा है। ये जो है ना, ये रबर कफ बेटा, कभी किसी का चेक भी हुआ होगा फैमिली में, तब देखना इसको, या चेक हुआ होगा, आपने नोटिस भी किया होगा, एक रबर होती है बेटा, उसको बांध दिया जाता है, ऐसे टाइट बांध देते हैं यहाँ पर। ओके, और फिर जैसे ही उसमें हवा भरते हैं, ये देखो हवा भरने के लिए रबर कफ है ये, इससे फुला देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे से पंप करते हैं और इसमें हवा भरती रहती है। ओके, और हवा भरने के बाद कफ में दाब 120 से अगर ऊपर आता है तो धमनी बंद है, 120 से ऊपर आता है तो धमनी बंद मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो बंद कर दिया तो धमनी आगे जा ही नहीं रही ना, यहां से ही बस चेक हो जाएगा कि अभी ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है इसका। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कफ में दाब 120 से नीचे आया तो यहाँ पे ये मेजर करने के लिए बेटा क्या यूज करते हैं, डॉक्टर भी इसको लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं नीचे हाथ में, नॉर्मली यहाँ से बांध दिया, यहाँ पर लगाते हैं और चेक करते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू क्या ध्वनि आवाज आ रही है, कितनी सुनाई दे रही है, मेजर करते हैं वो मिनट के हिसाब से। और दाब कैसा है, अगर 80 से नीचे है, 120 से ऊपर है, तो किस बेस पर हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, और ध्वनि सुनकर ही डॉक्टर इस बात का आंसर देते हैं। तो घर में भी हम नॉर्मली इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले पढ़ाई करनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ब्लड प्रेशर को इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अच्छे से आप जांच कर सकते हैं। सो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पाई इग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या किया जाता है, रक्त दाब को नापा जाता है। तो एग्जाम में 1 नंबर में क्या आ जाता है कि स्पाई इग्मोमैनोमीटर किस काम आता है ये यंत्र, तो रक्त दाब को नापने के काम आता है। उच्च रक्त दाब को अधिक तनाव भी कहते हैं और इसका कारण ध्वनि को सिकुड़ना है। मीन्स उच्च दाब हुआ तो ध्वनियां सिकुड़ गई, और इससे जो रक्त प्रवाह है वो हमेशा प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि भी फट सकती है, आंतरिक रक्त हो सकता है, अंदर के अंदर हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं बच्चे वो भी फट सकती हैं, इस वजह से ऐसी क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं, ये क्या होती हैं। सो ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा, ध्वनि क्या होती है, रुधिर क्या होता है, वाहिकाएं क्या होती हैं। सो धमनी में रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, धमनी के अंदर ही रुधिर वाहिकाएं होती हैं बेटा छोटी छोटी, और वो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। यह भी हमने जब अभी हार्ट का हृदय का टॉपिक स्टार्ट ही किया था तभी मैंने आपको बताया था कि उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम होता है। और धमनी की जो भित्ति वो मोटी होती है और लचीली भी होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है और शिराओं तक अलग अलग अंगों तक एकत्र करके वो वापस हृदय में लाता है। पहले तो पहुंचाएगा और पहुंचाने के बाद उसको लेकर भी तो आना पड़ता है फिल्ट्रेशन कराने के लिए, तो मोटी भित्ति की जरूरत वहां पर नहीं होती, क्योंकि रुधिर में दाब होता है और उसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या लगाते हैं, वाल्व होते हैं, ताकि वो एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहे, और वाल्व होते हैं और दोबारा उसको सर्कुलेट करते हुए लेकर आ सके। तो किसी भी अंग या ऊतक तक पहुंचकर अगर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में भी अलग अलग बढ़ जाती है तो जितनी भी कोशिकाएं हैं उनसे रुधिर का संपर्क ही टूट जाएगा बेटा, रुधिर का संपर्क होगा ही नहीं, रुधिर पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पर। तो छोटी छोटी वाहिकाओं की जो भित्ति होती है वो एक कोशिका मोटी भी होती है, और आसपास की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके बेस पर उन पदार्थों के विनिमय से एक पतली भित्ति के द्वारा ही बनी होती है, जिससे इजीली अलग अलग शिराओं में आपस में मिलकर वो अलग अलग अंगों तक और उत्कों तक उसको दूर दूर तक मीन्स रुधिर को दूर दूर तक लेकर जाती हैं और अपना काम अच्छे से करती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्लेटलेट्स क्या होती हैं और इनका अनुरक्षण क्या होता है, प्लेटलेट्स द्वारा कैसे जांचा जाता है, कैसे अनुरक्षण किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं हमारे शरीर में कोशिकाओं में हृदय में पाई जाती हैं, तो इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना शुरू हो जाए,
ये नलिकाएं अगर रिसने लग जाती हैं तो क्या होगा, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो जब हम घायल हो जाते हैं तो ब्लड निकलने लग जाता है, रक्तस्राव होने लग जाता है, चोट लग जाती है तो हमें, और तंत्र में रुधिर की हानि क्या होती है, मीन्स अगर खून निकल गया तो इसका मतलब हमारा खून बह गया तो खून की हानि हुई तो है, खून निकल गया हमारे शरीर से। सो प्राकृतिक रूप से कम ये कम होनी चाहिए, हमें जितना जल्दी हो सके इस दाब को रोक देना चाहिए, नहीं तो ये कमी आ सकती है। सो इससे पंपिंग प्रणाली की क्षमता में कमी आ जाएगी, और इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, पूरे शरीर में फैल जाती हैं, वहीं पर भ्रमण करने लग जाती हैं, जिससे जो रक्त फैला हुआ है हमारे शरीर के अंदर फैला हुआ है, तो वो भी रुधिर का धक्का बनाकर वहां पर एक थक्का बना लेता है, गांठ टाइप बना लेता है बेटा, और मार्ग को बंद कर देता है। ठीक है, उसको आगे पास ही नहीं होने देता ब्लड को। तो यहाँ पे क्लोट टाइप बन जाती है, छोटी छोटी क्लोट्स बन जाती हैं, और क्लोट्स क्या है, पूरी पाइप में ब्लड को प्रॉपर तरीके से जाने ही नहीं देती। ओके, उसका रास्ता बंद कर देती हैं। सो ये क्या है, अनुरक्षण प्लेट्स के द्वारा। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लसिका। लसिका क्या होता है, ये एक द्रव है बेटा। ठीक है, एक द्रव है जो वहन करने में हेल्प करता है, मीन्स वहन करना, ठीक है, पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, उनको बहाने में हेल्प करना, ब्लड को इधर से उधर देना, तो एक तरह से उसका हेल्पिंग हैंड बना रहता है। और ये जो लसिका है या उत्तक है, ये तरल रूप में ही होता है क्योंकि साथ साथ रहता है हेल्प के लिए। सो कोशिकाओं की जो भित्ति है उसमें जो अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं, उसमें के द्वारा क्या होता है, कुछ जो प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, रुधिर कोशिकाएं होती हैं, वो बाहर निकलकर उतर के अंतर कोश के अवकाश में आ जाते हैं, मीन्स बाहर निकल जाती हैं, थोड़ा रेस्ट फॉर्म में आ जाती हैं। अब रेस्ट फॉर्म में आ जाएगी तो कोई ना कोई उनको मोटिवेट करने वाला होना चाहिए ना। जैसे आप अगर रेस्ट फॉर्म में आ जाते हो तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा पीछे से, अच्छा पढ़ना है, एग्जाम आ रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब टीचर से, घर से, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलती रहती है, वो मोटिवेशन जो आता रहता है उसके थ्रू आप लेक्चर को भी अटेंड करते हो, सुनते भी हो, नोट्स भी बनाते हो, और आपको अपना दिख रहा होता है अपना करियर। यस भाई, 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी तो हम अच्छे स्ट्रीम ले पाएंगे, चूज कर पाएंगे, देन वी विल फॉरवर्ड। और इस तरह से आप कंटिन्यू करते हो। तो सेम यहाँ पर भी वही काम है कि वो अवकाश में आ जाते हैं, तथा जो उत्तक होता है, तरल होता है, लसिका होती है, वो उनका निर्माण करते हैं। और निर्माण करने से रुधिर का जो रुधिर होता है वो प्लाज्मा की तरह ही काम करता है, और ये रंगहीन होता है बेटा, और काफी अल्प मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। लसिका की जो अंतर कोशिकाएं हैं वो अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही वहां पर गया तो आपस में मिल जाएंगे और एक बड़ी लसिका बना देंगे, और वो भी क्या काम करेगी, वो बड़ी शिरा में खुलती चली जाएगी, और पचा हुआ जितना भी क्षुद्रांश होता है उसको अवशोषित करती रहती है और वसा का वहन करती रहती है, जिससे लसिका के द्वारा ये काम होता रहता है। और तरल पदार्थ में जैसे ही कन्वर्ट होता है अच्छे से, तो वो अलग अलग कोशिकाओं में क्या करता है, उस रुधिर तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा 5.4.2, जिसमें पादपों में परिवहन। पादप मतलब पौधे बेटा। अब यहाँ पर अभी हमने अपना देखा था हार्ट, ठीक है, अभी हम हृदय के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका का महत्व क्या था, पादिका का, सब चीजों का हमने महत्व पढ़ा। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। जो पादप होते हैं बेटा, पौधे होते हैं, किस प्रकार CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल से बनाते हैं और अलग अलग अंगों तक पहुंचाते हैं। तो पत्तियों के थ्रू ही तो करते हैं काम। जो पौधे हैं शरीर के निर्माण के लिए एक आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त करते हैं, वो जड़ों से वो लेते हैं। तो ऐसे ही जड़ों से लिया उन्होंने, प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा किया, और अलग अलग बेस पर पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, दूसरे जितने भी खनिज लवण है उनके लिए जो मिट्टी है, मृदा है, उसका निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है, क्योंकि जड़ से तो वही ले रहे हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है, और जड़ों से वो पूरा जो कच्चा एक रॉ मटेरियल है वो प्राप्त करते रहते हैं, कच्ची सामग्री जिसको बोला जाता है बेटा। और इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों के द्वारा करते हैं। सो मृदा के संपर्क में, जैसे मिट्टी के संपर्क में उनके और अंग भी आते हैं, तो क्लोरोफिल जो होता है वो उनकी दूरी बहुत कम होती है, और सीधा सीधा ऊर्जा या कच्ची सामग्री पादप शरीर से सभी भागों में आसानी से वो विस्तृत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से उन्होंने लिया
जड़ों ने, ऊपर से लिया पत्तियों ने, और पूरे शरीर को उन्होंने, और पूरे पादप शरीर जो बना हुआ था उसकी अभिकल्पना जो थी वो अब परिवर्तन होकर दूरियां बढ़ा देती है, और पत्तियां कैसे हो जाती है, कच्ची सामग्री प्राप्त करके जड़ों से ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं और वो हरे भरे हो जाते हैं, और उनका परिवहन जो होता है वो एक सुदृढ़ प्रणाली के थ्रू आवश्यक भी हो जाता है और अच्छे से वो कर पाते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो पादप हैं उनके अलग अलग शरीर के हिसाब से जो अभिकल्पना की जाती है मीन्स उसकी ऊर्जा के बेस पर होती है। ऊर्जा की आवश्यकता सभी के लिए अलग अलग रूपों में होती है, चाहे वो हमारे पौधे हों, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे जंतु हो, सभी के लिए। और तो ऊर्जा का जो ग्रहण करने का अनुपात है वो एक बड़ा अनुपात अलग अलग ऊतकों के हिसाब से होता है, मृत कोशिकाओं का बेस पर भी होता है कि मृत कोशिकाएं हैं, जितनी मृत कोशिकाएं रहेंगी तो यहाँ पर इसका मतलब उनकी कैपेसिटी कम रहेगी, और ऊर्जा जितनी अच्छी होगी पादपों में उतना ही ज्यादा अच्छे वहन कर पाएंगी, वो वहन प्रणाली उतनी स्ट्रोंग होगी और उतनी उनके लिए उपयोगी होगी। लेकिन दूरियों का परिवहन तंत्र प्रचालन कर सकता है, मीन्स अगर कोई चीज हमें दूर परिवहन करनी है तो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह काफी दूरी पर है तो उसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगने की वजह से वो वृक्ष कैसे, या जो भी इंसान भी होंगे तो लंबे वृक्ष में वो बहुत अधिक हो जाती हैं। मीन्स वहां पर परिवहन तंत्र का प्रचालन तो कर रहे हैं लेकिन दूरियों के हिसाब से उनको देने में भी इन चीजों का टाइम लग रहा है। लेकिन जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी उतना ज्यादा भोजन बनाएंगी और उतनी जड़ें गहरी जाएंगी तो नीचे से भी उनको आवश्यक सामग्री प्राप्त होती रहेगी। तो पादप वहन तंत्र पत्तियों से जो भंडारित ऊर्जा होती है वो पदार्थ और जड़ों से जो कच्ची सामग्री है उनसे ले लेते हैं, और फिर संगठित होकर वो क्या करते हैं, नलिकाओं का निर्मित होती हैं। और नलिका क्या है, एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण को वहन करता रहता है। समझ रहे हो बच्चों, मीन्स मृदा से, ठीक है, मिट्टी से जल लेता है, खनिज लवण लेता है और एक जाइलम बनाता है, और फिर उनको सब पत्तियों तक प्रकाश संश्लेषण के थ्रू संश्लेषित होते रहते हैं और अलग अलग पौधों के अन्य अन्य भागों में वहन करता रहता है, जिससे क्या होता है, इन ऊतकों की रचना विस्तार से, जो बोला हुआ है कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि उन ऊतकों की जो रचना की जाती है वो एक विस्तार फॉर्म में की जाती है, और पौधा पूरा जो पेड़ होता है संश्लेषित के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से हरा भरा दिखाई देता है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल का परिवहन। जल का परिवहन कैसे होता है, क्योंकि पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, जल आप दे नहीं रहे हो, परिवहन कैसे होगा, कहाँ कैसे पहुंच रहा है, पत्तियों तक तो नहीं दे रहे ना आप, हर एक पत्ती में तो नहीं दिखने जाते, हर एक तने में नहीं देते हो, लेकिन फिर भी पहुंचता है जल का परिवहन। तो सो मीन्स यहाँ पर जाइलम ऊतक है बेटा जो वो जड़ों में पाया जाता है, तनों में होता है, पत्तियों की वाहिकाओं में होता है। वाहिकाएं आपस में जुड़कर क्या करती हैं, जल का संवहन करती है और वाहिकाओं का एक सतत जाल बना लेती हैं। जैसे पेड़ आपस में कनेक्ट रहता है, जैसे हमारा शरीर कनेक्ट है, वो भी ऐसे ही अलग अलग भागों में होते हुए भी कनेक्टिविटी उनकी बनी रहती है और सक्रिय होते हैं और आयन प्राप्त कर लेते हैं। सक्रिय रूप से वो क्या करते हैं, आयन को प्राप्त कर लेते हैं। तो जड़ मृदा दोनों के मध्य एक आयन साधारण हो जाता है और एक अंतर भी उत्पन्न हो जाता है। ये जो अंतर है इसको समाप्त करने के लिए जल और मृदा जड़ में प्रवेश कर जाते हैं। इसका मतलब जल नीचे तक, हमारी जड़ जो होती है पौधों की, वो नीचे तक चली जाती हैं और वहां से जल का सम करती हैं, निर्माण करती हैं, मीन्स वहां से ग्रहण करती हैं और ऊपर की ओर धकेला जाता है। नीचे से वो कैसे आती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं और पौधों की ऊंचाई बढ़ती रहती है, पौधों की ग्रोथ होती रहती है और धीरे धीरे हमारा पौधा कैसा हो जाता है, जाइलम द्वारा सबसे ऊंचाई के बिंदु तक पहुंच जाता है। तो हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे बेटा। एक्टिविटी 5.8 के अंदर क्या बताया गया है, सबसे पहले क्या करना है आपको, लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले 2 गमले ले लेने हैं, ठीक है, उसमें पौधे लगा लेने हैं। अगर पहले से ही लगे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप पौधे को लगा लेंगे। अब दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की 1 छड़ी लगा दीजिए, ठीक है, ऊंचाई के लिए आप छड़ी लगा दो ताकि आपको पता चले कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रोथ मेजर करने के लिए, उसकी हाइट मेजर करने के लिए। अब दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए। एक प्लास्टिक की शीट लेनी है और दोनों गमलों की मिट्टी को आपने ढक देना है और उसमें नमी का वाष्पन नहीं आने देना। मैं वहां पर नमी ना आए, बिल्कुल ढक दो, कवर कर दो उसको। अब दोनों गमलों को बेटा, एक को पौधे के साथ और दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट से ढक दीजिए। एक ने आपने छड़ी से ढका और दूसरे को, एक गमले को किससे ढका है बेटा, छड़ी के साथ और एक प्लास्टिक शीट के साथ आपने ढक दिया। अब दोनों के मेजर करोगे तो आपको देखना है क्या अंतर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या जल आपूर्ति हो पा रही थी
या जल की रंध्र के द्वारा कोई हानि हुई या फिर जाइलम वाहिकाओं द्वारा हुआ है ऐसा कुछ, तो ये सब चीजें नोट करते चलेंगे। और जल के अणुओं का जो वाष्पन है वो चूषण उत्पन्न करता है और जल को जड़ों तक उपस्थित जाइलम जो होता है वो कोशिकाओं द्वारा ही खींचा जाता है। जाइलम किसके द्वारा बेटा? जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा खींचते हैं। और पादप की जो वायवीय भाग होते हैं उनके वाष्प के रूप में जल की हानि का वाष्पोत्सर्जन भी कहलाती है। मींस यहाँ पर मेन आपको इसमें डेफिनेशन का ध्यान रखना है बेटा कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। मींस पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन। जल की हानि हुई है, जल यहाँ पर मिल नहीं रहा और वायवीय भागों द्वारा हुई है, इसलिए इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट में, यहाँ पर एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति क्या होती है। देख रहे हो जल की गति जड़ों से, पत्तियों से। अभी हम इसको पढ़ेंगे जल वाष्प के थ्रू, तो हम इसको रीड करते हैं, अभी समझते चलेंगे। जिसमें वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ की पत्तियों तथा जल और उसमें विलय खनिजों के लवणों से अपरिमुखी गति से सहायक होते हैं और इसमें ताप के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। मींस देखिए ताप भी इंपॉर्टेंट होता है। मॉइस्चर जितना ज्यादा अच्छा मिलेगा पौधों को उतने अच्छे पेड़ ग्रो करते हैं, उतना अच्छा हमारा पौधा ग्रो करेगा। और जल के वहन में जो मूल दाब की बात की जाए तो रात के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है बेटा ये, और दिन में रंध्र खुल जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो कर्षण होता है, जाइलम होता है, जल में गति के लिए वो प्रमुख प्रेरक का बल देता है। मीन्स वहां पर एक प्रॉपर तरीके से अटेंटिव होकर काम करता है और दिन में जाइलम में जल की गति अच्छे से बढ़ पाती है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसी के अंदर हमारा है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। भोजन भी गया और दूसरे पदार्थ भी कैसे इन्होंने अपना स्थान ले लिया पौधों के अंदर। अब क्या करते हैं बेटा, हम अगर देखें पौधों को तो जल है, उसके अंदर खनिज लवण है, तो वो तो हम देख चुके हैं, जल तो होता ही है, नीचे जड़ों से मिल रहा है उसको, खनिज लवण भी उसको मिल रहे हैं, तो ये चीज हम पहले देख चुके हैं। उसके अंदर ही जो उपाचय क्रियाएं होती हैं उत्पाद के अंदर, वो प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है पादप के अन्य भागों तक कैसे भेज पाते हैं, कैसे पहुंच पाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण का जो विलय है उत्पादकों का वहन संतरण कैसे होता है, कैसे वो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। और संवहक उत्तक की बात की जाए तो यहाँ पर बेटा फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। मीन्स आपको देखो मेन ये ध्यान रखना है बेटा, जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम जो है वो ये काम करता है, स्थानांतरण का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है, वही पहुंचा रहा है अलग उत्पाद को, विलय उत्पादकों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और वो संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा भी पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम क्या और काम करता है बेटा? अमीनो अम्ल और जितने भी अलग अलग पदार्थ हैं उनमें भी परिवहन का काम करता है। ये नहीं है सिर्फ वो एक ही जगह पे अपना परिवहन कर रहा है, वहीं तक पहुंचा रहा है, वो हर जगह से किसी ना किसी की हेल्प लेकर। यहाँ पे हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ा, अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ा, और अलग अलग और अन्य पदार्थों का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे वो जड़ के भंडारण अंगों जैसे फल हो गए, बीज हो गए, उसकी वृद्धि के लिए उनके अंगों तक लेकर जाया जाता है। हर एक फल में भी आ जाता है, आपने देखा होगा ना, फल धीरे धीरे तो बड़ा होता है, इसका मतलब वहां तक भी पहुंच रहा है उनका भोजन, ठीक है, वहां पर भी स्थानांतरण हो रहा है पदार्थों का। और कोशिकाएं, जो साथी कोशिकाएं हैं वो उनकी हेल्प कर रही हैं, नलिकाएं भी हेल्प कर रही हैं। तो ऊपरीमुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में ये चीजें होती हैं। जाइलम द्वारा जो परिवहन किया जाता है उसे हम भौतिक बलों द्वारा समझा सकते हैं, ठीक है, भौतिक बल। मीन्स यहाँ पर आप भौतिक दिशा में समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा कि यहाँ पर फ्लोएम जो है वो कैसे स्थानांतरण करता है, ऊर्जा का कैसे उपयोग होता है, और जो सुक्रोज तरीके है उसमें फ्लोएम जो है उत्तक में एटीपी द्वारा ही ऊर्जा से स्थानांतरित होता है। एटीपी हमने अभी देखा था, जहां से पेड़ पौधे सभी चीजें संश्लेषित करते हैं, अवशोषित भी करते हैं, तो उसमें स्थानांतरित किया जाता है। जबकि उत्तक का जो प्रसारण दाब होता है वो कैसा होता है बेटा? जल में प्रवेश कर सकता है और इन पदार्थों को हम फ्लोएम से उत्तक तक ले जाते हैं और दाब हमारा कम हो जाता है। तो फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण भी करना होता है। जैसे कि बसंत में अगर आप देखेंगे, जो जड़ को देखें, उनके तने को देखें, तो उत्कों में भंडारित शंकरा पाई जाती है, कलिकाएं आ जाती हैं, पेड़ पौधे बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल ना, हरे भरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर भी है, जड़ में भी पानी गया है, सूरज की रोशनी भी आ रही है और वृद्धि उनकी बहुत अच्छे से होती है, और वहां पर उनको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे अच्छी ऊर्जा उनको मिल रही होती है।
सो इसी बेस पर बेटा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हमारे जो जो टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मानव में वहन तंत्र जो होता है उसके घटक कौन कौन से हैं और इन घटकों का क्या काम होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया बेटा जो स्तनधारी या पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित दोनों प्रकार के रुधिर होते हैं, तो इनका अलग अलग क्यों जरूरत होती है, क्यों अलग अलग बनाए गए हैं। थर्ड है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या क्या हैं और पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे किया जा सकता है और पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। अभी अभी करके आए टॉपिक कवर कि भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है पौधों के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज 5.5 बेटा उत्सर्जन। उत्सर्जन तो जीव जो होते हैं उनमें बेटा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और जनित वर्ज्य गैसों में कैसे छुटकारा पाते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं हम इन बातों को चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि किसी भी जीव के अंदर प्रकाश संश्लेषण की बात होती है, श्वसन भी लेते हैं, वो जनित वर्ज्य गैसों का भी निर्माण, छुटकारा, सब चीजें वहां पर होती हैं। लेकिन अन्य उपाचय क्रियाओं में जनित जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं वो उनका भी निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर वो निकलेंगे नहीं तो फिर अंदर ही सब कुछ रहता रहेगा, तो निष्कासन नहीं होगा, तो प्रॉपर तरीके से एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा और फिर कहीं ना कहीं कोई बीमारी या परेशानी हो सकती है। इसलिए इस जैव प्रक्रम के थ्रू इसका उत्सर्जन होना बहुत जरूरी होता है बेटा। और इसमें हानिकारक जो उपाचय होते हैं, जो हमारे वर्ज्य पदार्थ हैं, जो हमारे काम के नहीं है, उनका निष्कासन होता रहता है और इस निष्कासन को ही उत्सर्जन बोला जाता है बेटा। इस निष्कासन होना, ठीक है, हमारे अपाच्य जो उपाच्य वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन को ही क्या बोला जाता है बच्चे, उत्सर्जन। और जो जंतुओं में भी पाया जाता है, पौधों में भी होता है, एक कोश के जीव में भी होता है, अपशिष्टों में भी होता है, सभी जितने भी आप देखोगे सभी के स्तर से जल से विसरित ये करते ही रहते हैं। सो ये प्रक्रम जो हम देख चुके हैं ये है जटिल बहुकोश के जीव से रिलेट करते हुए, जिसमें विशिष्ट अंगों का भी उपयोग वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मानव में उत्सर्जन 5.5.1। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर डायग्राम आप देख पा रहे हो, मानव उत्सर्जन तंत्र पूरा डायग्राम दिया गया है। हम डायग्राम को पहले देख लेते हैं बेटा। ये आपको राइट साइड में एक बाईं वृक्क धमनी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो होता है बेटा ये बायां वृक्क बना हुआ है, ये दायां है, ठीक है। तो आप एक साइड का अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया है बायां वृक्क और ये यहाँ पर ब्लू कलर की जो एक लाइन दिखाई दे रही है बेटा, ये जो पाइप टाइप का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बाईं वृक्क शिरा, बाईं वृक्क शिरा। उसके बाद आप ये जो देखेंगे बेटा ब्राउन कलर का पेड़ की तरह जो बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड महाधमनी, ठीक है। ये क्या है, महाधमनी। ये बेटा ये पाइप आपका कहलाता है बाईं मूत्रवाहिनी, ये महाशिरा, इस साइड क्या है ये महाशिरा। और यहाँ पर आपका ये जो पार्ट नजर आ रहा है इसको बोलते हैं मूत्राशय, ओके, यूरिन जहां से पास होता है। और ये यहाँ पर बन गया यूरिन का मूत्र मार्ग, जिसको शीशन में बोला जाता है। तो ये पूरा क्या दिखा रखा है, कैसे उत्सर्जन तंत्र मानव के अंदर कार्यरत करता है और किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम यूरिन पास आउट ना करें, अपना किसी तरह भी वेस्टेज ना निकालेंगे, तो फिर क्या होगा, शरीर तो हमारा किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकता है। तो इसलिए हर एक चीज की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई गई है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं बेटा डायग्राम के बेस पर कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है जो यहाँ देखा हमने, उसका एक जोड़ा वृक्क होता है, मूत्रवाहिनी भी होती है, एक मूत्राशय भी होता है और एक मूत्र मार्ग भी वहां पर दिखाया गया है। जो वृक्क है बेटा उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। इनकी पोजीशन बताई गई है कहां पर ये पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। और वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय आ जाता है और इकट्ठा होने लग जाता है, एक थैली सी बनी होती है एक तरह से, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इसका एक बैग टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है और इकट्ठा होने के बाद ये मूत्र मार्ग से आराम से निकल जाता है। सो मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है, रुधिर में कैसे आता है और पदार्थों से छनकर कैसे बाहर आता है ये। सो फुसफुस में CO2 जो ब्लड होता है CO2 उससे अलग हो जाता है, ठीक है। CO2 रुधिर से बिल्कुल अलग हो जाता है और इसमें नाइट्रोजनी जो वर्ज्य पदार्थ है जिसको यूरिया बोला जाता है या यूरिक अम्ल बोल सकते हो, वो वृक्क में जितना भी ब्लड इकट्ठा होता है उससे अलग कर लिया जाता है। तो ये हमारे लिए ऐसी बहुत ज्यादा अचंभे वाली बात नहीं है बेटा कि वृक्क में जो आभारी निस्पंदन होता है, एकक होता है, फुसफुस की तरह ही होता है वो, तो पतली भित्ति वाली
रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा टाइप बना होता है, और इसमें जो एक कोशिका का गुच्छा होता है, इसमें एक नलिका के कप के आकार के सिर के अंदर होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कप के आकार के अंदर होता है, जैसे कि पाइप लगा दिया गया है, और ये नालिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती रहती है। ठीक है, ये यहाँ पर छन कर इकट्ठा होता रहता है, धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, और ये एकल पत्र कहलाती है, जिससे वृक्क में इसी तरह से प्रोसेस करते हुए यूरिन को पास कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे निस्पंदन जो एकक होते हैं उसमें वृक्काणु भी पाए जाते हैं, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वृक्काणु होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पास में ही पैक्ड फॉर्म में होते हैं, और प्रारंभिक निस्यन जो पदार्थ हो, जिसके ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, लवण है, प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं, जिससे जो ये मूत्र है इस नलिका में प्रवाहित होता है और चयनित पूर्व अवशोषण में हो जाता है। मीन्स यहाँ पर पूर्व अवशोषण जो शरीर में उपलब्ध होता है, जल की मात्रा कितनी है, कितना हम जल पी रहे हैं, विलय मात्रा कितनी है, उसी के बेस पर उत्सर्जित करते रहते हैं। मीन्स हम जितना लिक्विड खाते हैं उसी बेस पर वो इकट्ठा होता है वृक्क में, और वृक्क से बनने वाली एक जो मूत्र की एक लंबी नलिका होती है उसमें इकट्ठा हो रहता है और मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जिससे जो मूत्राशय से जोड़ती है वहां पर एक भंडारण और जो मैंने बैग बताया था वहां पर इकट्ठा होते हुए और दाब से मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। तो एक पेशीय रूप में होता है, ये एक तंत्रिका नियंत्रण करने का काम भी करती हैं, और साथ में ये मूत्र निकासी को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हो बच्चे, ये एक वृक्काणु की रचना है, एक वृक्काणु की रचना है कि किस तरह से कोश के गुच्छे के फॉर्म में होता है। जो एक कोशिका है जिसको ग्लामेरुलस बोले जाते हैं, ये एक गुच्छे के रूप में पाया जाता है, जिसके अंदर बोमन संपुट होता है, वृक्क धमनी की शाखा बनी होती है, ये धमनी है, इसकी शाखाएं बनी हुई हैं अलग से, ये वृक्क शिरा बनी हुई है बाहर की तरफ, और ये वृक्क धमनी है। ये क्या है बेटा? वृक्क धमनी। और इधर से वृक्काणु का नालीदार भाग होता है, जो अलग अलग फॉर्म में इस फॉर्म में जाते हुए और यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करता है। और यहाँ पर ये बताया संग्राहक वाहिनी किस तरह से काम करती है। तो मिस ये आप पूरा एक वृक्काणु की रचना के आधार पर देख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्म के बेस पर इनका इंटरनल काम किस तरह से प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, कृत्रिम वृक्क मिस अपोहन। अपोहन क्या होता है? उत्तरजीविका के लिए एक वृक्क जैव अंग है। उत्तरजीविका की बात की जाए तो वृक्क जो है वो एक जैव अंग के रूप में होता है, उसमें कारक होते हैं, संक्रमण हो गया, आघात है, वृक्क में बहुत सीमित रुधिर प्रवाह होता है, तो वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपने यहाँ पे नोटिस क्या किया बेटा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या इकट्ठा हो रहा है, धमनी के पंप का मार्ग बना हुआ है यहाँ पर, और चयनित परगम में झिल्ली से बनी नलिकाएं बनाई हुई हैं। सो मीन्स यहाँ पर अपोहन विलय जो है ये विलयन तैयार हो गया है, और यहाँ पर शिरा का मार्ग दिखाया हुआ है, मीन्स कहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट होने के बाद इसके अंदर अपोहन के लिए जो ताजा विलयन है वो रेडी हो रखा है, और अपोहन के बाद का जो यूरिया है या लवण है वो इसके अंदर पास आउट हो रखा है। मीन्स यहाँ पर एक रोगी के लिए बता रखा है कि किस फॉर्म में जो धमनियां है वो प्रॉपर तरीके से अगर काम नहीं करती, पंप काम नहीं करता, मार्ग प्रदर्शित नहीं करता, तो उसको किस किस तरह की परेशानियां हो सकती है। कृत्रिम वृक्क में इसको कहा जाता है अपोहन की फॉर्म में। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अगर शरीर में विषैले अपशिष्ट इकट्ठे होने लग जाते हैं बेटा, जो शरीर के लिए विषैले हैं, अच्छे नहीं है, निकल जाना चाहिए, तो वो अगर नहीं निकलेंगे तो उससे तो किसी की जान भी जा सकती है। तो सेम वही प्रोसेस है कि इनको निकल जाना चाहिए, और वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिसमें कृत्रिम वृक्क क्या करता है, नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उनको ब्लड की हेल्प से अपोहन करने के में हेल्प करते हुए उनसे निकलने की एक युक्ति का मार्ग प्रदान करता है, मीन्स उनको निकालने में हेल्प करता है अपोहन। और कृत्रिम वृक्क बहुत ही अर्धपरागम्य आस्तर वाली नालिकाओं से युक्त भी होती हैं। जो ये नालिकाएं होती हैं अपोहन की बेटा, द्रव से भरी हुई टंकी से लगी होती हैं। सो ये द्रव जो होता है वो दाब के बेस पर होता है, मतलब दाब रुधिर जैसा ही हमें दिखाई देता है, और नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते, जबकि रोगी जो देखते हैं, रोगी के रुधिर की जो नालिकाएं होती है वो अपशिष्ट होकर उसमें एंट्री कर सकती हैं। तो इसलिए उसको रोकने के लिए हमें वृक्क का, एक कृत्रिम वृक्क का यूज किया जाता है।
और यहाँ पर बेटा प्रवाहित कराते रहते हैं, मीन्स यहाँ पर वाहिकाएं प्रवाहित कराती है और जो मार्ग में किसी भी रुधिर से अपशिष्ट अपवाद आते हैं, परिसरण होता है, तो वो अपवहन दर में आ जाता है, जिससे शुद्धिकृत हो जाता है। मीन्स वो जो विषैले पदार्थ है उनको निकाल दिया जाता है जो उसकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो वहां पर रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है और इससे वृक्क के कार्य के समान ही होता है। अंतर क्या है इसमें बेटा, एक पूर्ण अवशोषण नहीं है बल्कि एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्संदेह वृक्क में होता है। मीन्स यहाँ पर बताया गया है बेटा आयतन कितना होना चाहिए, कितना एक वयस्क में प्रतिदिन इतना लीटर निस्संदेह वर्ग में होता है, और उससे उत्सर्जित जो मूत्र का आयतन निकल कर आएगा वो कितने लीटर होना चाहिए। वास्तव में 1 या 2 लीटर इतना अवशोषित होना ही चाहिए, निकलना ही चाहिए, जिससे शेष निस्संदेह जो वृक्क नलिकाएं हैं वो पुनर्अवशोषित उसको कर पाए और उनसे पुनर्अवशोषित हो भी पाए। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 5.5.2 पादक में उत्सर्जन। पादक उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त होती हैं बेटा। पादप अगर उत्सर्जन करते हैं तो जंतुओं का अलग होता है, पौधों का अलग होता है, दोनों अलग अलग युक्तियों का यूज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जब जनित ऑक्सीजन होती है तो उसका अपशिष्ट अपवाद कहीं और हो सकता है, और हम पहले भी बात कर सकते हैं जो पौधे हैं बेटा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर जल की बात की जाए तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो छुटकारा पा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो अपने जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निकाल सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन भी एक प्रक्रिया है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उनके थ्रू उनका निकलता रहता है बेटा। सो पादपों में बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं से भी बने होते हैं, और इन भागों में पत्तियों का जो क्षय भी कर सकते हैं, मतलब वो पत्तियों को अपने को गिरा देते हैं, जो पत्ती काम की नहीं है वो नीचे गिर जाएंगे। और पादक अपशिष्ट उत्पाद कोशिकाएं रक्तियों में संचित रहते हैं, और पौधों से गिरने वाली जो पत्तियां होती हैं उनमें अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। जो अपशिष्ट उत्पाद रहेंगे बच्चे वो वहीं पे संचित रहेंगे, और फिर पत्तियां गिर जाएंगी, छोड़ देंगी, तो अपशिष्ट उत्पाद कैसे हो गए, रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम से संचित होते रहते हैं, और पादक उन अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित भी करते रहते हैं। तो पादक का उत्सर्जन यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, विचार कीजिए अंगदान से रिलेटेड। अब अंगदान क्या है बेटा, अंगदान एक उदार कार्य है। मीन्स अगर किसी को अंग देना है, हमारी आंखें देनी है, ठीक है, ऐसे नहीं देना, तो हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे मरने के उपरांत हमारे ये ऑर्गन यूज कर लिए जाएं, तो किसी और के काम आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी का जीवन सुधर जाएगा, तो उसको अंगदान बोला जाता है। और ये एक उदार कार्य, अच्छा कार्य है कि हम तो रहे नहीं रहे, लेकिन कोई और हमारे अंगों को यूज करके वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पा रहा है। सो दानदाताओं के द्वारा परिवार में बहुत सारी सहमति द्वारा इनको करा जाता है। ऐसा नहीं हमने खुद ही डिसीजन को ले लिया, हमने पेरेंट्स से पूछना होता है, और चीज़ों से डिस्कस करना होता है, अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस करना होता है, तभी हम इस काम को करा सकते हैं। तो ये जो कोई भी अंग ऐसा होता है जो खराब हो गया है, बीमारी हो गया है, चोट की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो हम अंगदान करके किसी भी व्यक्ति को और अच्छा अंग देकर और बढ़िया करके उसके जीवन को और अच्छा, शुद्ध और अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर कर्निया हो गए, गुर्दे हो गए, दिल है, यकृत है, फेफड़े हैं, आहत और अस्थमा, ये सभी शामिल होते हैं बेटा। अस्थमा जो शामिल है तो है कि वो प्रॉपर अगर सही स्वस्थ करने के लिए हमें बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए और अच्छी चीजों को ही अडॉप्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं बेटा इस आधार पर क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो हमने पढ़े हैं। पहला है वृक्क क्रियाविधि का वर्णन आपने करना, का यूज किया जाता है, नियमन किस प्रकार होता है। अब पढ़ते हैं बेटा आपने चैप्टर में क्या क्या सीखा, फटाफट हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पहला आपने देखा है विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है। जितनी भी गतिविधियां हैं हम करते हैं जो अपने जीवन यापन के लिए, वो सारी की सारी एक जीवन सूचक के रूप में है, इंपॉर्टेंट भी है। जीवन के अनुरक्षण के लिए हमें पोषण भी चाहिए, श्वसन चाहिए, शरीर के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनका संवहन होता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, सभी का प्रक्रम हमारे लिए बहुत जरूरी है। थर्ड है स्वपोषी पोषण में
पर्यावरण के सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर और बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे जो सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए जटिल कार्बनिक पदार्थों का भी संश्लेषण करता है। विषमपोषी में क्या होता है बेटा, जिसमें दूसरे जीवों पर हम दूसरे जीव तैयार करेगा हमारे लिए भोजन और फिर ग्रहण करेंगे, तो जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है मनुष्य में जो खाए गए भोजन का विखंडन होता है, ठीक है, तोड़ा जाता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है, ठीक है, भोजन नली में अलग अलग चरण में होता है और पाचित भोजन क्षुद्रांत्र में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रम में जो ग्लूकोज है बच्चे, वो जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन करता है, जिसमें एटीपी का हमने उपयोग देखा था, जिसमें कोशिका में अलग अलग तरीके से जो बनने वाली क्रियाएं थी उनका ऊर्जा का किस तरह से प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है बेटा कि श्वसन वायवीय और अवायवीय भी हो सकता है, वायवीय भी हो सकता है और अवायवीय भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर दोनों की ऊर्जा को प्राप्त करने का ही काम करते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण का कार्य करता है और परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन और सारे पदार्थ होते हैं जो परिवहन को संवहन और उत्तक का कार्य करते हैं, जिसमें जाइलम भी उपस्थित होता है और फ्लोएम भी इसमें पाया जाता है। मनुष्यों में अगर उत्सर्जी बात करें बेटा उत्पाद विलय नाइट्रोजन यौगिक के रूप में, तो यौगिक में क्या पाया जाता है, विरकाणु, जिसको नेफ्रॉन को निकाले जा सकते हैं। पादक अपशिष्ट पदार्थों के अंदर छुटकारा पाने के लिए विविध तरीके की तकनीकों का यूज करते हैं, जैसे हम अपशिष्ट पदार्थों या कोशिकाओं की रिक्तियों को सूचित किया जा सकते हैं, जिसमें गोंद, रेजिन, इनके रूप में पत्तियां क्या करती हैं, पौधे क्या करते हैं, अपनी सूखी हुई पत्तियों को गिरा देते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया को उत्सर्जित का नाम दिया गया है। अभ्यास में देख लेते हैं बेटा। अभ्यास में क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में